नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम हर फील्ड से क्वेश्चन लेते हैं। टोटल क्वेश्चन 35 होते हैं। इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो नजर डालते हैं किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। खेल से हमने 11 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 8 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार से 2 क्वेश्चन हैं। रक्षा से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन है। विविध की बात करें तो विविध से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी महिला जो T20 वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। और ये दोस्तों 9वें नंबर का संस्करण है। कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का है, जो कि 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जो शारजाह और दुबई है संयुक्त अरब अमीरात के, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में पेरू के लीमा में ISSF यानी कि बात की जाए इसकी फुल फॉर्म की तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए है अभिनव सौ, बी है हुआंग लिवानिल, सी है अजय मलिक और डी है पार्थ राकेश माने। तो पेरू के लीमा में जो ये टूर्नामेंट चल रहा है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि जूनियर विश्व चैंपियनशिप है। इसमें 2 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? पार्थ राकेश माने ने। बात की जाए दोस्तों इस गेम की तो भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने ने पेरू के लीमा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता है। यानी कि इंडिविजुअल तरीके से बात की जाए तो उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। बात ही पुरुष टीम स्पर्धा में भी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? 25 मीटर पिस्टल में, है ना। ए है आंचल सिंह, बी है वेदांगी कपूर, सी है तेजस्विनी और डी है दिव्यांशी। तो 25 मीटर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? दिव्यांशी ने। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल में भारत की दिव्यांशी ने किसको हराया है? इटली की क्रिस्टिना मेग्रानी को हरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो तेजस्विनी विभूति भाटिया के साथ भी टीम स्पर्धा में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। वहीं पुरुषों वर्ग में बात की जाए तो मुकेश नेलवल्ली ने 25 मीटर पिस्टल और टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक इनके द्वारा भी जीते गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय टीम ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है बी और सी दोनों। तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट की बात करें दोस्तों तो कि कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। और ये तिकड़ी थी किन किन की? राजवर्धन पाटिल, मुकेश नेलावल्ली और हरसिमर सिंह रत्था ने लीमा पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में टीम स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि टीम के द्वारा इनके गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
हाल ही में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ए है भारत, बी है नॉर्वे, सी है अमेरिका और डी है इटली। तो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप समापन हो चुका है और इसमें जो शीर्ष रैंक पर रहा है वो कौन रहा है? अपना देश भारत है। और नॉर्वे की बात की जाए, इनकी सेकंड पोजीशन थी। भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 24 पदक जीते हैं, जिनमें से 13 स्वर्ण पदक है, 3 रजत और 8 कांस्य पदक जीत करके इस चैंपियनशिप में फर्स्ट रैंक हासिल की है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? ए है सुरेंद्र मेहता, बी है भोलानाथ सिंह, सी है नीतीश कुमार और डी है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। यानी कि महिलाओं का जो एशिया चैंपियन ट्रॉफी होगा हॉकी का आयोजन वो भारत में होने वाला है और इसका लोगो और शुभंकर लॉन्च कर दिया गया है। वो किसने लॉन्च किया है? नीतीश कुमार साहब ने, बिहार के CM है, इनके द्वारा ये लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है। बात की जाए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के लिए लोगो और मास्कट क्या है? गुड़िया का अनावरण किया है और यह टूर्नामेंट 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में आयोजित किया जाएगा। ये जो गुड़िया है ये बिहार का जो पक्षी है गोरैया, उसके अकॉर्डिंग इसको लिया गया है। तो गुड़िया जो है वो महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का जो आयोजन किया जाएगा 2024 में भारत में बिहार के राजगीर में, तो उसका लोगो और शुभंकर बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में ICC ने श्रीलंका के किस खिलाड़ी को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बैन कर दिया है? ए है सदीरा समरविक्रम, बी है पाथुम निशंका, सी है प्रवीण जयविक्रमा और डी है धनंजय डी सलवा। तो ICC द्वारा भी श्रीलंका के खिलाड़ी थे प्रवीण जयविक्रमा, उनको बैन कर दिया है। कई घरेलू टूर्नामेंट में ये रिश्वत वगैरह का मामला था, तो इस वजह से ICC ने 1 साल के लिए इनको बैन कर दिया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां करने की घोषणा की गई है? ए है श्रीलंका, बी है बांग्लादेश, सी है भारत और डी है नेपाल। तो खो खो का वर्ल्ड कप होगा 2025 में, उसका आयोजन की घोषणा हो चुकी है और वो कहाँ किया जाएगा? अपने इंडिया में। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि KKFI ने अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन कराने की योजना बनाई है और इस खेल में 24 देश 6 महाद्वीपों से भाग लेंगे, जिसमें 16 पुरुषों की टीम होगी और 16 ही महिलाओं की टीम होगी। क्लियर है? आगे बात करें। हाल ही में सैफ यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ए है भारत, बी है बांग्लादेश, सी है श्रीलंका और डी है नेपाल। तो भारत ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? अपने भारत ने। भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में, जो कि आयोजन कहाँ किया गया था इसका? भूटान के थिम्पू के चांगलिंगथांग स्टेडियम में बांग्लादेश को कितने से? 2-0 से हरा करके खिताब अपने नाम किया है। और इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों, किसकी? सैफ यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान द्वारा की गई थी, जो बाद में महासंघ के रूप में ये शामिल हो गया था। यानी कि जो सैफ का जो अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अपने भारत ने जीता है, जो कि बांग्लादेश को 2-0 से हराकर जीता है। और फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया था? भूटान के थिम्पू शहर में आयोजित किया जाता है। और इसके स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम का क्या नाम था? चांगलिंगथांग स्टेडियम था। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में ईरानी कप टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? तो ईरानी कप टूर्नामेंट की बात की जाए तो ईरानी क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है और इसमें बात की जाए, ए है ऑप्शन शेष भारत, बी है रांची, सी है मुंबई और डी है कर्नाटक। तो ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई ने। अंजिका रहाणे इसके कैप्टन थे। और दोस्तों मुंबई के लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शेष भारत को हरा करके 27 साल बाद ईरानी कप खिताब जीता है। यानी कि मुंबई ने जो स्टेडियम की बात करें तो लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शेष भारत को हराया है, जो कि 27 साल बाद ईरानी कप जीता है। लेकिन अच्छी बात यह कि मुंबई ने 15वीं बार टूर्नामेंट जीता है, 15वीं बार। लेकिन अब जो जीता है वो
127 साल बाद जीता है। ठीक है, तो इसमें आपके याद रखने वाली बात ये स्टैटिक जीके के ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो कहाँ है ये, लखनऊ में। क्लियर है। आगे बात करेंगे, हाल ही में वैष्णवी पवार ने एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है। ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वैष्णवी पवार की बात की जाए तो कौन सा पदक जीता है, रजत, जो कि एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियन जो ट्रॉफी चल रही थी उसमें रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। वैष्णवी पवार ने ताइपे यानी कि ताइवान के शहर ताइपे शहर में 2024 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर अंडर 18 महिला टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। वैष्णवी, प्रांजल, थोलिया और जन्नत की भारतीय टीम ने शूट ऑफ में दक्षिण कोरिया को भी हराया है। ठीक है, तो ये इनकी तिकड़ी थी, इन्होंने शूट आउट में दक्षिण कोरिया की टीम को भी हराया है। बात करें आगे क्वेश्चन की, तो अब प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन हैं। हाल ही में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। ए है सिमरनजीत कौर, बी है आरती सरीन, सी है अनीता ओझा और डी है प्रमिला सिन्हा। तो भारतीय जो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा है उसकी महानिदेशक बनी है और वो पहली महिला बनी है, वो कौन बनी है, आरती सरीन। बात की जाए आरती सरीन की दोस्तों, तो ये शल्य चिकित्सक हैं और ये अभी वर्तमान में वाइस एडमिरल है आरती सरीन, और उनके द्वारा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी कि DGAFMS पहली महिला DG का पदभार इन्होंने संभाला है। इससे पहले ये 46वें बात की जाए, ये 46वें नंबर की DGAFMS का पद संभालने वाली पहली महिला भी बनी है, और इनसे पहले इनके द्वारा DG मेडिकल सर्विसेज यानी कि नौसेना में भी कार्य किया है और DG मेडिकल सर्विसेज वायुसेना में भी किया गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में भी इनके द्वारा ये निदेशक और कमांडेंट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी है। तो आरती सरीन है जो कि सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनी है, जो कि ये पहली महिला है और ये 46वें नंबर की ये DG बनी है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। ए है अनिल सक्सेना, बी है RR स्वेन, सी है नलिन प्रभात और डी है मनोज श्रीवास्तव। तो J&K के जो अभी महानिदेशक बने, पुलिस महानिदेशक, वो कौन बने हैं, नलिन प्रभात जी। नलिन प्रभात जी की बात की जाए तो ये 1992 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर हैं और इनसे पहले ये 1 अप्रैल 2024 में NSG के महानिदेशक के पद रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यानी कि NSG के ये DG भी रहे थे और कश्मीर रेंज के ये DIG भी पहले रह चुके थे। तो अब इनको जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। ए है रोसारियो रोबल्स, बी है मार्गरीटा जवाला, सी है क्लाउडिया शिनबाम और डी है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। तो मैक्सिको की पहली महिला बनी है जो राष्ट्रपति बनी है, वो कौन बनी है, क्लाउडिया शिनबाम, और ये पहली महिला है जो कि मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। अमेरिकी महाद्वीप का देश है ये मैक्सिको, उसमें क्लाउडिया शिनबाम ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए और इनका जो कार्यकाल रहने वाला वो 6 वर्ष का रहेगा। इससे पहले ये साइंटिस्ट थी। आगे देखेंगे, हाल ही में नाटो के महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। ए है इमैनुअल मैक्रोन, बी है एंजेलो मर्केल, सी है जेंस स्टोल्टेनबर्ग और डी है मार्क रूटे। तो नाटो जो है वो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है और इसका जो अभी महासचिव बना है वो कौन बना है, मार्क रूटे। और मार्क रूटे कौन है, ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनको महासचिव बनाया गया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की बात की जाए तो इसकी गठन 1949 में किया गया था और वर्तमान में इसमें सदस्य देश संख्या कितनी है, 32 सदस्य देश संख्या है। ठीक है, तो मार्क रूटे हैं अभी नाटो के महासचिव। हाल ही में भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है।
ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है बोइंग, सी है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट और डी है मेटा। तो भारतीय मूल के हैं ये रवि आहूजा जी, इनको सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का सीईओ नियुक्त किया गया है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ टोनी जो विशिंकेरा है वो 2 जनवरी 2025 को अपना पदभार छोड़ देंगे। तो उसके बाद जो होंगे वो अपने रवि आहूजा होंगे, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, स्थान से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? ए है मध्य प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है असम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण कहाँ किया है? असम में। ठीक है, वर्चुअल तरीके से किया था, देख लो। आगे देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है लंदन और डी है दुबई। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम दुबई में लॉन्च किया गया है। और इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। और इसका जो थीम था वो क्या था? वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना, अवसरों को खेलना और प्रगति को अपने आगे बढ़ाना ही इस वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का मुख्य थीम था। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य से के साथ में की है? ए है असम, बी है बिहार, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है तेलंगाना। तो नीति आयोग द्वारा जो महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत जो हुई है वो किससे हुई है? तेलंगाना से। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो महिला उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और संसाधन प्रदान करना जिससे उनके व्यवसाय का विकास हो सके। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत कहाँ से की है? तेलंगाना से। आगे देखेंगे, हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है जयपुर और डी है लखनऊ। तो मोदी जी द्वारा भी जमैका मार्ग का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में स्थित जमैका हाई कमीशन के सामने वाली जो सड़क है उसका नाम क्या कर दिया है? जमैका मार्ग कर दिया गया है। और इसके उद्घाटन में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस आए थे और उनके द्वारा ये उद्घाटन करवाया गया था। जो कि जमैका हाई कमीशन है उसके सामने वाली जो सड़क है उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और अब उसका नाम क्या होगा? जमैका मार्ग। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है? ए है हरियाणा, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड और डी है राजस्थान। तो कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है। बात की जाए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला के बायो सीएनजी संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ठीक है, और यह भारत का पहला आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला होगा। यह गौशाला बायो सीएनजी संयंत्र के साथ 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस उत्पन्न कर सकती है और यह 20 टन उच्च गुणवत्ता वाले जैविक खाद का भी उत्पादन करने वाला है। तो इसका अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया है, वो कहाँ किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए है हरियाणा, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है बिहार। तो बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर पटना में नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। और ये जो टावर है ये बेलनाकार और आयताकार संरचना में बनाया गया है जो कि 5 मंजिला इमारत है। और इसके भवन की बाहरी दीवार की बात करें दोस्तों तो लगभग 42,000 किलोग्राम तांबे की परत इस पर लगाई गई है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन अभी नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है जो कि बिहार के पटना शहर में है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। बापू टावर पूछा जा सकता है कि बापू टावर कहाँ स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में भारत का समुद्री
डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए है चेन्नई, बी है बेंगलुरु, सी है नई दिल्ली और डी है हैदराबाद में। तो कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और भारत में समुद्री डिकार्बोनाइजेशन पर सम्मेलन बंदरगाह मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक द्वारा सह आयोजित नई दिल्ली में किया गया था। इसके दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ना है, जिसमें हरित सागर, ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देशों और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई थी। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ए है गुजरात, बी है झारखंड, सी है महाराष्ट्र और डी है हरियाणा। तो कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। यह संग्रहालय पोहर देवी, वाशिम, महाराष्ट्र में 5 मंजिला इमारत है जो कि बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर को दर्शाती है। इस संग्रहालय में कलाकृतियों, वस्त्रों, आभूषणों और अन्य प्रदर्शनों का व्यापक संग्रह है जो बंजारों के जीवन और परंपराओं की एक झलक प्रदान करते हैं। इसे बंजारों की परंपराओं, रीति रिवाजों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और मनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो इसका उद्घाटन अभी मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। पुरस्कार से संबंधित सवाल अभी। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ए है अक्षय कुमार, बी है अनुपम खेर, सी है राजश्री बिड़ला और डी है वरुण घोष। तो 25वां लाल बहादुर शास्त्री जी का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है, वो किसे किया गया है? श्रीमती राजश्री बिड़ला जी को। आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की ये अध्यक्ष हैं श्रीमती राजश्री बिड़ला जी, जिनको 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता जो पुरस्कार है वो अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा दिया गया है। और इस पुरस्कार की दोस्तों बात की जाए तो ये 2000 में शुरू किया गया था, जो कि लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा ये दिया जाता है। और इसमें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो 25वें नंबर का जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसे मिला है? राजश्री बिड़ला जी को मिला है। ठीक है, अभी इनकी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी, उस पर ये दिया गया था। आगे बात करेंगे। हाल ही में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, सी बी है पॉल नर्स और टिम हंट, सी ऑप्शन है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक और डी है एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और कैरेलो ग्रीडर। तो अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जिसमें बात करें विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को ये दिया गया है। अमेरिकी हैं दोनों ये, और इनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है, जो कि कोरोना काल में जो वैक्सीन बनाई गई थी उसमें बहुत काम आई थी। तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इन दोनों को, विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूकन को 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मेडिसिन क्षेत्र में। आगे बात करेंगे, रक्षा से संबंधित है। हाल ही में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? ए है इंदर, बी है शक्ति, सी है काजिंद और डी है युद्ध अभ्यास। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है उसका क्या नाम है? काजिंद। एक्सरसाइज काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण है, जो कि 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जो कि सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओली उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र चार्ट के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका क्या नाम है? काजिंद है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए दोस्तों, ये 8वां नंबर का संस्करण था, जो कि 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चल रहा है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ओली उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित
बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली कौन सी है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ए है नाग, बी है पृथ्वी, सी है वसोरादस और डी है आकाश। तो बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है और जिसका भी परीक्षण किया गया था वो क्या है? वसोरादस। कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में बेहद कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वसोरादस के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए गए हैं और यह भारतीय सेना की चौथी पीढ़ी की डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इससे पहले फरवरी 2024 और सितंबर 2022 में भी इस ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से इसी तरह की मिसाइल का 2 सफल परीक्षण किए गए थे। वरोदस की बात की जाए दोस्तों तो इसका रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद ने DRDO और भारतीय कंपनियों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। ठीक है, तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है जो कि राजस्थान के पोखरण में किया गया है और ये कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए है अमरावती, बी है हैदराबाद, सी है विशाखापट्टनम और डी है मुंबई। तो मालाबार 2024 की बात की जाए तो कहां आयोजित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। इस मालाबार अभ्यास का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कहां किया जा रहा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। और इस अभ्यास में भारत के साथ कौन देश आ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका देश इसमें भाग ले रहे हैं। इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो सम्मिलित नौसैनिकों के बीच सहयोग और परिचालन क्षमता को बढ़ावा देना ही इस मालाबार 2024 का जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है। आगे बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे निदान के लिए पहले परीक्षण को मंजूरी दे दी है? ए है जिका, बी है एलिसा, सी है मार्कबर्ग और डी है एमपॉक्स। तो WHO ने अभी निदान के लिए एमपॉक्स को परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। एमपॉक्स की बात की जाए तो WHO ने एलिनिटी MPXV परख नामक एक नए परीक्षण की मंजूरी दी है। जो एमपॉक्स है जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था के लिए परीक्षण की वैश्विक पहुंच बढ़ाने में मदद करने वाला है। तो एमपॉक्स जो है वो पहले क्या था? मंकी पॉक्स के नाम से ये जाना जाता था। क्लियर है? आगे बात करेंगे। अभी विविध से सवाल हैं सारे। हाल ही में अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ए है हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, बी है असमिया, गुजराती, बंगाली, पाली और हिंदी, सी है मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली और डी है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहले शास्त्रीय भाषा कितनी थी? 6 थी। अब 5 भाषाओं को और दिया गया है, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। तो टोटल भाषा कितनी होगी शास्त्रीय भाषा? 11। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। तो टोटल कितनी भाषाएं होगी? 11 भाषाएं होंगी शास्त्रीय भाषा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा ये, तो इसको याद रखना है। अभी जो ऐड की है वो कौन कौन सी की है? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ए है क्रूज जल संधि मिशन, बी है क्रूज जल विहार मिशन, सी है क्रूज भारत मिशन और डी है क्रूज कलश मिशन। तो क्रूज पर्यटन को जो बढ़ावा देने के लिए जो कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज मिशन भारत लॉन्च किया है। और इस मिशन का जो उद्देश्य रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया था, अपने मंत्री हैं जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर को मुंबई से जो बंदरगाह है वहाँ से इसका उद्घाटन किया गया था। और कौन सा मिशन है? क्रूज भारत मिशन। आगे बात करेंगे। हाल ही में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?
ए है नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, सी है अमित शाह और डी है जेपी नड्डा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना जो कि झारखंड के हजारीबाग से शुरू की गई है और इसके शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मोदी जी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। और इस जो ये अभियान चला है, इसमें जो सहयोग की बात की जाए तो कुल परिव्यय की बात की जाए तो लगभग 80,000 करोड़ इसमें खर्च होने वाला है, और जिसमें केंद्र का जो हिस्सा रहेगा वो 56,000 करोड़ और राज्य का है जो 22,000 करोड़ के आसपास ये अनुदान देने वाली है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना जो अभियान है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो झारखंड के हजारीबाग से। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए है कतर एयरवेज, बी है इंडिगो, सी है विस्तारा और डी है सिंगापुर एयरलाइंस। तो एसबीआई कार्ड ने अभी एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकाला है, वो किस कंपनी के सहयोग से निकाला है? सिंगापुर एयरलाइंस के साथ में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड है। अंतिम सवाल देखेंगे आज का। हाल ही में किस राज्य के 8 अनूठे उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है ओडिशा और डी है असम। तो एक साथ 8 जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया गया है, और वो कौन सा राज्य है? असम। और ये प्रदान कौन करता है? चेन्नई के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा ये दिया गया है, जो कि 8 अनूठे उत्पाद हैं उनको ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।